देखिए, अभी सर्दियों का मौसम है, वो पोल्यूशन के साथ आया है, हमने इस चीज़ को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। एक्यूआई इंडाइसेस जो हमारे नवंबर में थे, वो बेहतर होने के बाद इस हफ्ते से और भी ख़राब होने लगे हैं। अब सर्दी में इसलिए ये जो पोल्यूशन का पार्टिकुलेट मैटर है, उसके साथ जब हवा ठंडी भी आती है, तो छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसमें ज़्यादातर मैं कहूँगी 5 साल से नीचे के बच्चे और 2 साल या 1 साल से नीचे के बच्चे, क्योंकि हवा सब जगह सर्कुलेट होगी, सुबह शाम का टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा रहेगा और ये बच्चे हमारे पास फ़िलहाल आ भी रहे हैं कि जो निमोनिया के लक्षण के साथ आते हैं। तो इनको एक तो ट्रिपल लेयर होना चाहिए, 3 लेयर्स होने चाहिए अच्छे खासे। शाम के टाइम पे आपको खिड़कियाँ बंद करके मच्छरों से और पोल्यूशन से दोनों से बचाव कर सकते हो। रूम का टेम्परेचर हम एक सिमिलर साधारण एक से समझ लीजिए 22 या 23 डिग्री तक मेंटेन कर सकते हैं। अंगीठी वगैरह का प्रयोग ना करें और जो हीटर्स या फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, उसके लिए भी आपको कुछ टाइम पे यूज़ करके टेम्परेचर एम्बिएंट करा के फिर उसको बंद कर लेना चाहिए, कि उससे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उससे भी बच्चों को दिक्कत हो सकती है। पब्लिक प्लेसेस में, ओपन गैदरिंग्स में तो अब धीरे-धीरे कम कर लेना चाहिए, ताकि इनकी इससे दिक्कतें बच्चों को ना हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। कोरोना का वैक्सीनेशन 5 साल के नीचे के बच्चों के है नहीं, पर फ्लू वैक्सीनेशन है, न्यूमोकॉकल वैक्सीनेशन है, जो अक्सर मिस हो जाता है। जनरली सर्दियां होने से पहले, शुरू होने से पहले हमने ये फ्लू वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद असर आने में भी 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और इम्यूनिटी फिर प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज़ आप 6 मंथ्स के ऊपर के बच्चों के लिए कर सकते हो। और न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, वो आपका 1.5 महीने से ही चालू हो जाता है, उसको हमने मिस नहीं करना चाहिए। मैडम, आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि चीन में या अन्य देशों में भी कोरोना के दोबारा से पेशेंट बढ़ने लगे हैं। यस। लाजमी है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। एक तो किस तरीके की पावर यहाँ पर बच्चों में है अंदर की, और सर्दी खांसी आमतौर पर सर्दियों का मौसम है तो इसमें देखने को मिलेगी, तो किस तरीके का डर के साथ जिए या खुशी के साथ जिए, आप बताएं। देखिए, जीना तो खुशी के साथ ही है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेव का असर हमने देखा था। इंडिया हैज़ परफॉर्म रियली वेल, हमारा वैक्सीनेशन कवरेज भी ठीक है, हमारी पॉपुलेशन डेफिनेटली ज़्यादा है, पर देखिए हर्ड इम्यूनिटी यहाँ अच्छी है। अब हमें 2 चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, अच्छाई के साथ साथ हमें रिस्क असेसमेंट भी हमेशा करना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ या इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स के ज़रिए हमें जब डायग्नोसिस देखने होते हैं, हम कोविड एंटीबॉडीज़ काफ़ी बच्चों का करते हैं, तो हमने ये पाया है कि अभी भी काफ़ी बच्चों की एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती है बिना वैक्सीनेशन की। सो ये आपका या तो पास्ट इन्फेक्शन दिखाता है या हर्ड इम्यूनिटी दिखाता है। पर साथ ही में हमें ये जानना ज़रूरी है कि कॉर्बेवैक्स या जो भी वैक्सीनेशन ड्राइव बच्चों में चालू हुआ था अप्रूवल के बाद में, उसको दोबारा रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जिनके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो जनरली आपके 12 से 18 की आयु में आते हैं, उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। एंड 5 साल के ऊपर गवर्नमेंट ने अप्रैल और मई में वैक्सीनेशन कुछ इमरजेंसी के लिए अप्रूव करे थे। तो जो बच्चे जिनको रिस्क होती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हैं या अस्थमा है, वो अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लेने के बाद इमरजेंसी वैक्सीनेशन करें या ना करें, इसके बारे में सोच सकते हैं। एडल्ट्स हैं, जैसे बूस्टर डोज जिनका बच्चा है वो कंप्लीट करेंगे, वो भी उनके लिए एक अच्छा रहेगा। तो मैं यही कहूँगी कि कुछ अच्छाइयाँ भी है और कुछ रिस्क असेसमेंट भी है। कोरोना का प्रोटोकॉल हमें सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पता है, बस हमें उसको फॉलो करना है, तो शायद ये संक्रमण है उतना तेज़ी से ना हो। और ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है कि ये अपर रेस्पिरेटरी, मतलब जैसे गले का इन्फेक्शन ज़्यादा पाया था हमने जनवरी में, कुछ वैसा सा हमें मिले। हालांकि कि ये ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक होगा या कम? अभी इसके लिए हमारे पास डेटा बहुत कम है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा संक्रमण चाइना में है। अब वहाँ से जितना डेटा बाहर आता है पर्टिकुलर एज वाइज, उसके बाद ही कोई ये फुल प्रूफ कह सकता है कि वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये चीज़ें दूसरों वैक्सीन कवरेज और इम्यूनिटी पे डिपेंड करती हैं, मेडिकल सर्विसेज पे, किस तरीके से उन्होंने डिज़ास्टर मैनेज करा था, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है या डायग्नोसिस बन जाता है, तो चीज़ें एलिविएट करने के प्रोटोकॉल्स अब हैं।
सो ये भी फैक्टर बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि इट इज़ टू अर्ली टू से कि वो उससे ज़्यादा खतरनाक है या नहीं, ये डेटा के बाद ही हम बता पाएंगे।